नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का सोनी एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम राजस्थान की इतिहास के संदर्भ में बातें कर रहे थे। राजस्थान के इतिहास में जो प्रमुख सभ्यताएं थी उसमें हमने जो मुख्य एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण सभ्यताएं हैं उनका अध्ययन कर लिया था। कुछ से सभ्यताएं रह गई थी मेरे नज़रिए से, उनके बारे में भी हम आज की क्लास में प्रमुख जो जानकारियां हैं वो प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो प्राचीन सभ्यताएं, और इसके अंतर्गत जो अब हम अध्ययन करेंगे, शायद मेरे ख्याल से नंबर 12वां होना चाहिए, बालाथल सभ्यता। बालाथल सभ्यता ये कहाँ विकसित हुई? तो बालाथल आपको पता है उदयपुर में है। कहाँ है? उदयपुर में। ये तहसील पड़ती है वल्लभनगर, उदयपुर में। ये बेडछ नदी के किनारे विकसित हुई। कौन सी नदी? बेडछ नदी के किनारे। और इसके बारे में प्रमुख बात यह है कि ये उत्तर ताम्रकालीन, कैसी सभ्यता है? उत्तरी ताम्रकालीन सभ्यता, ठीक है। और सबसे पहले इसकी जो खोज का कार्य है वो 1962-63 में हुआ, 1962-63 में। लेकिन इसका जो उत्खनन है वो वीरेंद्रनाथ मिश्र के द्वारा 1993 में किया गया। वीरेंद्रनाथ मिश्र के द्वारा कब किया गया? 1993 में। तो ये बात भी ध्यान में रखनी है। वल्लभनगर उदयपुर में बेडछ नदी के किनारे विकसित हुई बालाथल सभ्यता, इसे उत्तर ताम्रकालीन सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है। इसकी खोज 1962-63 में हुई और इसका उत्खनन 1993 में वीरेंद्रनाथ मिश्र के द्वारा किया गया। अब उत्खनन में जो हमें प्रमुख रूप से जो बातें पता चलती हैं वो क्या हैं? इसमें आहड़ सभ्यता के समान अवशेष प्राप्त हुए हैं। आहड़ सभ्यता के समान अवशेष क्या हुए हैं? प्राप्त हुए हैं। किस सभ्यता में? बालाथल सभ्यता में। इसके अलावा इसमें जो जानकारी मिलती है, एक बुना हुआ सूती कपड़ा मिला है, ठीक है। और आपको पता है ऐसा बुना हुआ एक सूती कपड़ा मिला था कहाँ? बैराट से भी। कहाँ से मिला था? बैराट से भी मिला है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, दो सभ्यताएं ऐसी हैं जहाँ बुना हुआ एक सूती कपड़ा मिला है, एक बैराट और दूसरी बालाथल सभ्यता, ठीक है। उसके बाद में इसमें ईसा पूर्व 12वीं शताब्दी के लोहे के प्रमाण भी मिलते हैं। इसमें लोहे के क्या मिलते हैं? प्रमाण। किस सभ्यता में? बालाथल सभ्यता में। ईसा पूर्व 12वीं शताब्दी के लोहे के प्रमाण बालाथल सभ्यता के अंतर्गत हमें प्राप्त होते हैं। इस सभ्यता के अंतर्गत और क्या बातें प्राप्त होती हैं? तो इसमें आप बताएंगे गाय और बैल की मृण मूर्तियाँ, यानी मिट्टी की मूर्तियाँ। मृण मूर्तियाँ का मतलब मिट्टी की मूर्तियाँ मिली हैं। तो गाय और बैल की मृण मूर्तियाँ मिली हैं। आहड़ सभ्यता के समान अवशेष मिले हैं। और यहाँ जो बैल की मृण मूर्तियाँ मिली हैं, इसको पुरातत्ववेताओं ने बालाथल बुल की संज्ञा दी है। किसकी संज्ञा दी है? बालाथल बुल की संज्ञा दी है, ठीक है। यह आपको ध्यान में रखना है। जैसे आहड़ में जो बैल की मृण मूर्ति मिली उसको बनासियन बुल की संज्ञा दी गई। उसके पश्चात जो आपको पता है बालाथल में बैल की मृण मूर्ति मिली है, इसको बालाथल बुल की संज्ञा पुरातत्ववेताओं के द्वारा दी गई है। इसके अलावा यहाँ से कुष्ठ रोग के पुरातन या प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं। प्राचीनतम प्रमाण इस सभ्यता से प्राप्त होते हैं, ठीक है। प्राचीनतम प्रमाण, इसका मतलब यहाँ से एक कंकाल मिला है। क्या मिला है? कंकाल।
और ऐसा माना जाता है कि ये कंकाल लगभग 4000 वर्ष पुराना है। कितना पुराना है? 4000 वर्ष पुराना एक कंकाल मिला है जो कुष्ठ रोग के प्राचीनतम प्रमाण के रूप में बालाथल सभ्यता से प्राप्त होता है। उसके पश्चात इस सभ्यता के अंतर्गत जो एक विशेष बात है, यहाँ दुर्ग जैसी इमारतों के अवशेष, दुर्ग जैसी इमारतों के क्या मिले हैं? अवशेष मिले हैं। ठीक है। और एक भवन तो ऐसा मिला है जिसमें एक मकान में या भवन में कह सकते हैं, या इस प्रकार से कह सकते हैं, 11 कमरों वाला एक भवन या एक क्या मिला है? दुर्ग मिला है। दुर्ग जैसी इमारत है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि एक ऐसा भवन, ऐसा दुर्ग मिला है, दुर्ग की तरह की आकृति है जिसमें 11 कमरे प्राप्त होते हैं, मिले हैं। तो दुर्ग जैसी इमारतों के अवशेष भी कहाँ से प्राप्त होते हैं? बालाथल सभ्यता से। ये कुछ प्रमुख बातें हैं बालाथल सभ्यता की जो आपको ध्यान में रखनी है। एक बार पुनः रिपीट कीजिए। बालाथल सभ्यता वल्लभनगर उदयपुर में बेड़च नदी के किनारे विकसित हुई। इसकी खोज 1962-63 में हुई और उत्खनन 1993 में वीरेंद्र नाथ मिश्र के द्वारा किया गया। 1962-63 में राज्य पुरातत्व विभाग के द्वारा इसको खोजा गया। ये एक उत्तर ताम्रकालीन सभ्यता के रूप में जानी जाती है और इसमें आहड़ के समान अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसमें बैराट की तरह बुना हुआ एक सूती कपड़ा मिला है और इसमें ईसा पूर्व 12वीं शताब्दी के लोहे के प्रमाण प्राप्त होते हैं। गाय और बैल की मृण मूर्तियाँ मिली हैं और पुरातत्ववेताओं ने ऐसे बैल को बालाथल बुल की संज्ञा दी है। यहाँ कुष्ठ रोग के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं क्योंकि एक ऐसा कंकाल मिला है जो लगभग 4000 वर्ष पुराना है। और इसके अलावा दुर्ग जैसी इमारतों के क्या मिले हैं? अवशेष मिले हैं। इसमें मुख्य रूप से 11 कमरों वाला एक ऐसा भवन मिला है या ऐसा दुर्ग मिला है जो एक दुर्ग की आकृति लिए हुए हैं। उसके पश्चात हम आगे बढ़ते हैं और इसमें आगे जो नंबर आता है नंबर 13वां, तो यह है ओझियाना। कैसी सभ्यता? ओझियाना सभ्यता। ओझियाना सभ्यता। ओझियाना भीलवाड़ा में, बदनौर नाम सुना होगा आपने। बदनौर के पास भीलवाड़ा से ओझियाना सभ्यता के प्रमाण या अवशेष प्राप्त होते हैं। कोठारी नदी के पास का क्षेत्र ही है ओझियाना सभ्यता। तो यहाँ भी आपको ध्यान रखना है, यहाँ से भी आहड़ के समान अवशेष प्राप्त हुए हैं। आहड़ के समान अवशेष प्राप्त हुए हैं। आहड़ के समान अवशेष मिले हैं। कहाँ से? ओझियाना सभ्यता से। और इसकी खोज या उत्खनन कह सकते हैं। उत्खनन 2001 में, उत्खनन 2001 में 2001 में किसके द्वारा? BR मीणा और आलोक त्रिपाठी के द्वारा किया गया। ठीक है, या कह सकते हैं राज्य पुरातत्व विभाग द्वारा। ये ध्यान रखना है, राज्य पुरातत्व विभाग द्वारा इसका उत्खनन 2001 में पुरातत्ववेत्ता BR मीणा और आलोक त्रिपाठी के द्वारा किया गया। उत्खनन में जो प्रमुख रूप से जो बात सामने आती है वो यही है कि इसका जो विकास है, इस सभ्यता का विकास पुरातत्ववेत्ता 3 चरणों में हुआ मानते हैं। 3 चरणों में हुआ मानते हैं। ठीक है, पुरातत्ववेत्ता इस सभ्यता का विकास कितने चरणों में हुआ मानते हैं? तो 3 चरणों में हुआ मानते हैं। और यहाँ से गाय और बैल की क्या मिली है? मृण मूर्तियाँ। ठीक है, जिनके ऊपर क्या है? सफ़ेद डिजाइन है। सफ़ेद क्या है? डिजाइन है, या सफ़ेद
गाय बैल की मृण मूर्तियां कह सकते हैं आप, सीधा ध्यान रखें। सफ़ेद बैल की मृण मूर्तियां कहाँ से प्राप्त हुई हैं, ऐसा प्रश्न बनता है। तो ये कहाँ से, ओजियाना सभ्यता भीलवाड़ा से। और ऐसी जो बैल की, सफ़ेद बैल की जो मृण मूर्तियां मिली हैं, इसको पुरातत्ववेताओं ने ओजियाना बुल की संज्ञा दी है। ओजियाना बुल की संज्ञा दी है। ओजियाना बुल की संज्ञा पुरातत्ववेता देते हैं। यही बातें हैं और कोई विशेष बातें नहीं है। ठीक है, बदनौर भीलवाड़ा से ओजियाना सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है। कोठारी नदी के पास का क्षेत्र ही है। आहड़ के समान यहाँ से अवशेष मिले हैं और इसका उत्खनन 2000-2001 में राज्य पुरातत्व विभाग के पुरातत्ववेता BR मीणा और आलोक त्रिपाठी के द्वारा किया गया। और पुरातत्ववेताओं ने उत्खनन में इस बात की जानकारी जुटाई कि इसका विकास 3 चरणों में हुआ है। ठीक है, गाय और बैल की यहाँ से मृण मूर्तियाँ मिली हैं जिनके ऊपर क्या है, सफ़ेद डिजाइन। तो आप कह सकते हैं सफ़ेद बैल की मृण मूर्तियों के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं, ओजियाना सभ्यता से। इस कारण पुरातत्ववेताओं ने इसे ओजियाना बुल की संज्ञा दी है। उसके बाद में अगला जो नंबर आता है, नंबर 14वां, कुराड़ा सभ्यता। कुराड़ा सभ्यता, छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। कुराड़ा सभ्यता, कुराड़ा ये पड़ता है पर्वतसर नागौर में। कुराड़ा कहाँ पड़ता है, पर्वतसर नागौर। कुराड़ा सभ्यता को औजारों की नगरी के रूप में जाना गया है। औजारों की क्या कहा गया है, नगरी। औजारों की नगरी के रूप में जाना गया है। और इसका जो उत्खनन है वो उत्खनन कब किया गया, मई 1934 में। मई 1934 में। ठीक है, कुराड़ा सभ्यता से उत्खनन में 103 ताम्र उपकरण या ताम्र पात्र कह सकते हैं प्राप्त हुए हैं। ठीक है, 103 ताम्र उपकरण या ताम्र पात्र प्राप्त हुए हैं। और स्वतंत्रता से पूर्व इस प्रकार की हमें क्या हुई है, प्राप्ति हुई है। कितने ताम्र उपकरण, 103 ताम्र उपकरण मिले हैं कुराड़ा सभ्यता से। पर्वतसर नागौर में पड़ता है। इसे औजारों की नगरी के नाम से जाना जाता है। उत्खनन 1934 में किया गया इसका। और इसमें एक प्रणाल युक्त अधरीय पत्र मिला है। ऐसा जो प्रणाल युक्त अधरीय पत्र मिला है ये ईरान से भी मिला है। कहाँ से भी मिला है, ईरान से भी मिला है। तो ये दर्शाता है कि इस सभ्यता का क्या, ईरान से क्या था, व्यापारिक संबंध था। ठीक है, व्यापारिक संबंध को दर्शाता है। तो ये थी आपकी कुराड़ा सभ्यता। उसके बाद में एक दो और देख लेते हैं हम। आगे हम देख लेते हैं नगर सभ्यता। नगरी हमने देख ली थी, नगर और देख लीजिए, नगर सभ्यता। ये नगर सभ्यता टोंक, कहाँ पर, टोंक में एक कस्बा है उनियारा। ठीक है, टोंक के उनियारा कस्बे के पास में ये प्राप्त हुई है। नगर सभ्यता के प्रमाण हमें मिलते हैं। इसको खेड़ा सभ्यता भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, खेड़ा सभ्यता। खेड़ा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नगर का जो प्राचीन नाम है वो मालव नगर। प्राचीन नाम क्या मिलता है, मालव नगर। और ये जो मालव नगर है प्राचीन समय में, जो वर्तमान में जो नगर नाम है ये प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था, मालव नगर के नाम से जाना जाता था। तो आप कह सकते हैं मालव जनपद की राजधानी, मालव जनपद की राजधानी हुआ करता था ये। तो यहाँ से आप कह सकते हैं उत्खनन में मालव जनपद के सिक्के मिले हैं। मालव जनपद के क्या मिले हैं, सिक्के। मालव जनपद के सिक्के या मुद्राएं कह सकते हैं, मालव जनपद की मुद्राएं मिली हैं। इसके अलावा आहत सिक्के, आहत मुद्राएं मिली हैं, आहत मुद्राएं मिली हैं। और इसके अलावा यहाँ से महिषासुर
मर्दिनी की एक क्या मिली है, मरण मूर्ति, मरण मूर्ति। ऐसा कहा जाता है कि इस प्रकार का ये क्या है, एक प्राचीनतम अंकन है। इस प्रकार की महिषासुर मर्दिनी की जो मरण मूर्ति मिली है, इसका प्राचीनतम अंकन माना गया है, जो नगर सभ्यता से प्राप्त हुआ है। और सिंह पर आरूढ़, सिंह पर आरूढ़ माँ दुर्गा की, माँ दुर्गा का प्राचीनतम अंकन यहाँ से प्राप्त हुआ है, जो शुंगकालीन उदाहरण के रूप में जाना जाता है। ये क्या माना जाता है, शुंगकालीन उदाहरण माना जाता है। यही बातें प्राप्त होती हैं नगर सभ्यता से। एक बार पुनः रिपीट कर लीजिए। टोंक के उनियारा कस्बे में जो नगर सभ्यता है, इसके प्रमाण मिलते हैं और इसको खेड़ा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। नगर का प्राचीन नाम मालव नगर मिलता है, जो प्राचीन समय में मालव गणराज्य या मालव जनपद की राजधानी हुआ करता था। यहाँ से मालव जनपद की मुद्राएं मिली हैं, आहत मुद्राएं मिली हैं, और महिषासुर मर्दिनी की मरण मूर्ति भी प्राप्त होती है, जो इस प्रकार का प्राचीनतम अंकन माना जाता है। सिंह पर आरूढ़ माँ दुर्गा का प्राचीनतम अंकन भी माना गया है, और ये एक शुंगकालीन उदाहरण के रूप में जाना जाता है कि ऐसा शुंग काल में सिंह पर आरूढ़ माँ दुर्गा की क्या मिली है, प्रतिमा। तो ऐसी प्रतिमा नगर सभ्यता से प्राप्त होती है। और उसके पश्चात एक और देख लीजिए आप, नोह, कौन सी सभ्यता, नोह सभ्यता। नोह सभ्यता, नोह कहाँ पड़ता है, भरतपुर में। नोह कहाँ पड़ता है, भरतपुर में। तो नोह भरतपुर से ये इस सभ्यता के प्रमाण या अवशेष मिलते हैं। कौन सी नदी के किनारे, रूपारेल नदी के किनारे, रूपारेल नदी के किनारे, रूपारेल नदी के किनारे इस प्रकार के अवशेष प्राप्त होते हैं। उसके पश्चात अगर हम बात करें नोह सभ्यता की, तो यहाँ जो उत्खनन किया गया राज्य पुरातत्व विभाग के द्वारा 1963 से 1967 तक, ठीक है। और ये किया आरसी अग्रवाल के द्वारा, रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा ये क्या किया गया, इसका उत्खनन किया गया राज्य पुरातत्व विभाग के निर्देशन में, ठीक है। नोह सभ्यता में यहाँ से हमें कैसे अवशेष प्राप्त होते हैं, मौर्यकालीन, कैसे अवशेष प्राप्त होते हैं, मौर्यकालीन अवशेष प्राप्त होते हैं, ठीक है। राजस्थान का एकमात्र स्थल है, ये भी ध्यान रखेंगे, राजस्थान का एकमात्र स्थल जहाँ से 5 संस्कृतियों के प्रमाण मिलते हैं। राजस्थान का एकमात्र स्थल ऐसा है नोह, जहाँ से 5 संस्कृतियों की क्या मिलते हैं, प्रमाण मिलते हैं। 5 संस्कृतियाँ कौन कौन सी हो गई, तो आप देख लेंगे, महाभारत कालीन, आर्यकालीन, मौर्यकालीन, एक हो गया मौर्यकालीन। इसके अलावा शककालीन, कुषाणकालीन और कुषाणकालीन। तो 5 संस्कृतियों के प्रमाण केवल एक ही सभ्यता से प्राप्त होते हैं, और ये है आपकी नोह सभ्यता। इसके अलावा यहाँ से पक्षी चित्रित ईंटें क्या मिली हैं, पक्षी चित्रित ईंटें मिली हैं, पक्षी चित्रित ईंटें मिली हैं। और यहाँ से क्या मिला है, 5 मीटर ऊंची जोख बाबा की विशाल प्रतिमा मिली। कहाँ से, नोह भरतपुर से, और कोई विशेष बातें नहीं है। तो देख लीजिएगा, नोह सभ्यता भरतपुर में जो नोह स्थान है, वहाँ से इसका विकास, यानी यहाँ से ये प्राप्त हुई है रूपारेल नदी के किनारे। उत्खनन 1963 से 1967 राज्य पुरातत्व विभाग के निर्देशन
के द्वारा RC अग्रवाल के निर्देशन में किया गया। यहाँ से मौर्यकालीन अवशेष प्राप्त होते हैं। राजस्थान का एकमात्र स्थल जहाँ से 5 संस्कृतियों के प्रमाण मिलते हैं, महाभारतकालीन, आर्यकालीन, शककालीन, कुषाणकालीन और एक आपका मौर्यकालीन। यहाँ से पक्षी चित्रित ईंटें मिली हैं और 5 मीटर ऊंची जोग बाबा की एक विशाल मूर्ति यहाँ से प्राप्त होती है। इसके अलावा आप देख लीजिएगा कौन सी है, बयाना सभ्यता। बयाना कहाँ पड़ता है? भरतपुर में। कहाँ पड़ता है? भरतपुर में। ठीक है, बयाना सभ्यता से जो चीज़ें प्राप्त हुई हैं उनके बारे में आप ध्यान रखेंगे। बयाना का जो प्राचीन नाम है दोस्तों वो शोणितपुर भी मिलता है। क्या मिलता है? शोणितपुर, संतपुर, ऐसे कुछ नाम मिलते हैं। बयाना के काफ़ी नाम मिले हैं प्राचीन। तो बयाना सभ्यता में क्या मिली है? सर्वाधिक कब्रें मिली हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये ध्यान रखेंगे, भारत में सबसे ज़्यादा जो कब्रें मिली हैं वो बयाना से मिली हैं। ऐसा कहा जाता है कि अगर 3 कब्रें और मिल जाती, तो जो मक्का मदीना आपने नाम सुना होगा उससे भी ज़्यादा कब्रें हो जाती। कहाँ पर? बयाना में। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी कब्रें होंगी यहाँ पर। सर्वाधिक कब्रें मिली। और प्राचीन समय में नील की खेती, प्राचीन समय में किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध था? नील की खेती के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, नील की खेती के लिए प्रसिद्ध था क्या? बयाना। और इसके अलावा बयाना से गुप्तकालीन, बयाना से क्या प्राप्त हुआ है? गुप्तकालीन मुद्राओं का एक विशाल भंडार मिला है। मुद्राओं का विशाल भंडार प्राप्त हुआ है। भारत में जो स्वर्णकाल था, गुप्तकाल, उस समय जो महान शासक हुआ था समुद्रगुप्त, उसकी ज़्यादा मुद्राएं यहाँ पर प्राप्त हुई हैं। तो गुप्तकालीन मुद्राओं का विशाल भंडार राजस्थान में कहाँ से प्राप्त हुआ है? बयाना से प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों मेरे ख्याल से आपकी जो सभ्यताएं थी वो मैंने लगभग कंप्लीट कर दी हैं। मेरे दृष्टिकोण से किसी प्रकार की कोई सभ्यता में कोई चीज़ें रही नहीं हैं। कुछ प्रमुख स्थल हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए कि कौन सा स्थल कहाँ, कौन से ज़िले में पड़ता है, कौन से स्थान पर पड़ता है, तो उसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। अन्य स्थलों में, अन्य स्थल, तो अन्य स्थल में आपको देखिए जैसे है, एक है इस्वाल। इस्वाल कहाँ पड़ता है? इस्वाल पड़ता है उदयपुर में। एक सभ्यता स्थल है इस्वाल, कहाँ पड़ता है? उदयपुर में पड़ता है। और इसको औद्योगिक नगरी, इस्वाल को किस रूप में जाना गया है? औद्योगिक नगरी के रूप में, औद्योगिक नगरी के रूप में जाना गया है। ठीक है, यहाँ से प्राचीन समय में क्या निकाला जाता था? लोहा। प्राचीन समय में क्या निकाला जाता था? लोहा निकाला जाता था। ये ध्यान रखना है। तो इस्वाल जो सभ्यता स्थल है वो कहाँ पड़ता है? उदयपुर में। इसके अलावा एक है भीनमाल, एलाना, ये दोनों के दोनों कहाँ पड़ते हैं? जालोर में। कहाँ पड़ते हैं? जालोर में। इसके अलावा एक है लाछुरा सभ्यता स्थल आपको मिलेगा भीलवाड़ा में। इसके अलावा एक सभ्यता स्थल है जूनाखेड़ा। क्या नाम है? जूनाखेड़ा पाली में। एक है गिलुंड सभ्यता स्थल कहाँ मिलेगा? ये राजसमंद में, गिलुंड राजसमंद में। इसके अलावा डीडवाना सभ्यता स्थल, ये कहाँ मिलेगा? नागौर में। इसके अलावा एक मिलेगा तिपटिया और इंद्रगढ़, ये कोटा से। तिलवाड़ा बाड़मेर से, तिलवाड़ा सभ्यता स्थल कहाँ से मिलेगा? बाड़मेर से। इसके अलावा अगर और बात करें तो एक सभ्यता स्थल है दर, ये मिलेगा कहाँ से? भरतपुर से। एक है
ये कहाँ से मिलेगा? अलवर से। इसके अलावा एक सभ्यता स्थल है कोटड़ा, ये कहाँ से? झालावाड़। एक सभ्यता स्थल और देखें आप, ओला और कुंडा, ओला व कुंडा, ओला व कुंडा, ये जैसलमेर से। एक है नलियासर, नलियासर, ये कहाँ पड़ता है? सांबर, सांबर जयपुर में। इसके अलावा एक है नेनवा, नेनवा, ये कहाँ से? बूंदी से। और बूंदी से एक और है गरदड़ा, गरदड़ा, ये भी कहाँ पड़ता है? बूंदी। यहाँ से आपको पता है क्या मिली है? रॉक पेंटिंग, पक्षी पर सवार एक व्यक्ति का चित्र मिला है, कहाँ से? गरदड़ा, बूंदी से। और इसके अलावा एक देख लेंगे आप गुरारा, गुरारा सभ्यता स्थल, ये मिला है खंडेला, ये खंडेला पड़ता है कहाँ पर? सिक्कर में। और यहाँ से 2744 पंचमार्क क्या मिले हैं? पंचमार्क सिक्के मिले हैं, चांदी के पंचमार्क सिक्के मिले हैं। तो मेरे ख्याल से आपको ये जो सभ्यता स्थल हैं उनके बारे में भी ऊपरी तौर पर ध्यान में होना चाहिए। एक बार पुनः रिपीट करवा देता हूँ। इस सवाल कहाँ पड़ता है? उदयपुर में, और इसको औद्योगिक नगरी के रूप में जाना जाता है। प्राचीन समय में यहाँ से क्या निकाला जाता था? लोहा निकाला जाता था। भीनमाल और एलाना कहाँ पड़ता है? जालोर में। इसके अलावा लाछुरा भीलवाड़ा में, जूनाखेड़ा पाली में, गिलुंड राजसमंद में, डीडवाना नागौर में। तिपटिया और इंद्रगढ़ सभ्यता स्थल कोटा से प्राप्त हुए हैं, और तिलवाड़ा बाड़मेर से, दर भरतपुर से, ढंडीकर अलवर से, कोटड़ा झालावाड़ से प्राप्त हुआ है। ठीक है। ओला व कुंडा जैसलमेर से, नलियासर सांबर जयपुर से, नेनवा बूंदी से, गरदड़ा बूंदी से। प्राचीन समय का जो रॉक पेंटिंग का उदाहरण मिलता है वो गरदड़ा से मिलता है, पक्षी पर सवार व्यक्ति का चित्र। और गुरारा से जो खंडेला में पड़ता है सीकर में 2744 पंचमार्क सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों मेरे नज़रिए से राजस्थान की जो प्राचीन सभ्यता स्थल थे उसमें किसी प्रकार की कोई समस्या आपको होनी नहीं चाहिए। जो भी सभ्यता स्थल थे उनके बारे में जो प्रमुख जानकारियां थी वो मैंने आपको बताई हैं। आप इनका विस्तृत अध्ययन करेंगे तो मेरे ख्याल से आप सारी चीज़ों को बारीकी से समझ पाएंगे। तो हमारा ये पार्ट अब कंप्लीट होता है, पूर्ण होता है। अब हम राजस्थान के जो प्राचीन राजवंश हैं, जो रियासतों में किन किन राजाओं ने, किन किन राजवंशों ने शासन किया है, उनके बारे में प्रमुख बातों का अध्ययन कर लेते हैं। हम एक एक रियासत को पढ़ने का, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे। तो आइए दोस्तों हम अपने विषय के अंतर्गत यहाँ पर देखते हैं प्राचीन रियासतें। प्राचीन रियासतें, प्राचीन रियासतें। आपको पता है जब 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ ब्रिटिश गुलामी से, तो आज़ादी के पश्चात पूरे भारतवर्ष में लगभग 562 रियासतें थी। तो ऐसी रियासतें राजस्थान में भी थी। राजस्थान में स्वतंत्रता के समय, राजस्थान में स्वतंत्रता के समय कितनी रियासतें थी? 19 रियासतें थी। कितनी रियासतें? 19 तो रियासतें थी। 3 क्या थे? ठिकाने थे। और एक क्या था? चीफ कमिश्नरी क्षेत्र या प्रांत। ये तो आपको पता ही है कौन सा था? अजमेर मेरवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा। स्वतंत्रता के समय राजस्थान 19 रियासतों में बटा हुआ था। 3 ठिकाने थे और एक चीफ कमिश्नरी क्या था? प्रांत था। 3 ठिकाने कौन कौन से थे यह आपको पता होना चाहिए। तो 3 ठिकाने, एक था आपका नीमराना, एक था कुशलगढ़
और एक था लावा। ये 3 ठिकाने थे। ठीक है। निमराना कहाँ पड़ता है? अलवर में। कुशलगढ़ कहाँ पड़ता है? बांसवाड़ा में। और लावा प्राचीन समय में जयपुर रियासत के अंतर्गत आता था। ठीक है। और लावा वर्तमान में आता है टोंक में। वर्तमान में कहाँ है? टोंक में। यह आपको ध्यान में रखना है। तो पहले रियासत काल में जयपुर के अंतर्गत आता था और वर्तमान में किस जिले में आता है? तो टोंक में आता है। ये 3 ठिकाने हुआ करते थे। एक चीफ कमिश्नरी क्षेत्र हुआ करता था, अजमेर मेरवाड़ा प्रांत। अब देखिए 19 रियासतें कौन कौन सी थी? 19 रियासतें। तो 19 रियासतें भी हम जानने का प्रयत्न करते हैं। 19 रियासतें कौन कौन सी थी? तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मेवाड़ रियासत। मेवाड़। और मेवाड़ रियासत के अंतर्गत 4 रियासतें आती थी। कौन कौन सी? एक तो उदयपुर, एक आती थी डूंगरपुर, एक आती थी बांसवाड़ा। यानी पहले तो ये एक ही थे, मेवाड़ के अंतर्गत ही आते थे। समय समय पर ये अलग हो गए और स्वतंत्र रियासतों की इन्होंने क्या कर ली? स्थापना कर ली। और एक है प्रतापगढ़। तो मेवाड़ के अंतर्गत कितनी रियासतें हो गई? 4 रियासतें हो गई। उदयपुर आपको पता है गुहिल वंश का लंबे समय तक शासन रहा। सिसोदिया वंश का लंबे समय तक यहाँ पर क्या रहा? शासन रहा। ठीक है। और डूंगरपुर बांसवाड़ा में आपको पता है यहाँ के जो शासक है वो महारावल की उपाधि धारण करते थे, महारावल। ठीक है। और प्रतापगढ़, ये 4 रियासतें मेवाड़ रियासत या मेवाड़ के अंतर्गत कह सकते हैं। स्वतंत्र पहले मेवाड़ रियासत के अंतर्गत ही आती थी, लेकिन समय समय पर स्वतंत्र हो गई। तो 4 रियासतें आपको ध्यान में रखनी है मेवाड़ के अंतर्गत। इसके अलावा मारवाड़, मारवाड़ के अंतर्गत कौन कौन सी आएंगी? तो एक तो आ जाएगा जोधपुर, एक आ जाएगा बीकानेर, और एक आ जाएगा आपका किशनगढ़, जो अजमेर में ही पड़ता है आजकल। ये 3 जो रियासतें थी, जोधपुर, बीकानेर और किशनगढ़, मारवाड़ के अंतर्गत मानी गई। और यहाँ पर राठौड़ वंश का शासन था। किसका शासन था? राठौड़ वंश का शासन। और ये भी ध्यान रखेंगे मारवाड़ जो रियासत है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजपूतानी की सबसे बड़ी रियासत थी। सबसे बड़ी रियासत मारवाड़ रियासत क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी क्या थी? रियासत थी। और इसके अंतर्गत समय समय पर जोधपुर, बीकानेर और किशनगढ़ स्वतंत्र रियासतों का क्या हुआ? उद्भव हुआ, जो आपको ध्यान में रखना है। मारवाड़ के बाद में आप हाड़ौती क्षेत्र में चले जाएं तो हाड़ौती में आपको पता है कौन कौन से हैं। हाड़ौती के अंतर्गत आपको पता है बूंदी, बूंदी के बाद में आता है कोटा और फिर झालावाड़। ये 3 रियासतें रही स्वतंत्र। और यहाँ पर आपको पता है हाड़ा शासकों का क्या रहा? शासन। हाड़ा शासकों का शासन रहा। कहाँ पर? बूंदी, कोटा और झालावाड़ स्वतंत्र रियासतें बन गई। उसके बाद में आता है आपका जयपुर। पहले आमेर के नाम से था और आमेर के बाद में जयपुर के नाम से जाना गया। जयपुर जो रियासत थी इसके अंतर्गत पहले जयपुर और अलवर आया करता था। अलवर उसके बाद में क्या हो गया? स्वतंत्र हो गया। वहाँ नरूका वंश का शासन था। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कछवाहा वंश का शासन। और बात करें तो जो जयपुर ये जो रियासत है वो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी क्या थी? रियासत। सबसे बड़ी रियासत, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत जयपुर। और इसी से अलग हुई फिर अलवर। तो अलवर में भी आप ध्यान रख लेंगे नरूका वंश का शासन। इसके अलावा
आप ध्यान रखेंगे और कौन सी है, एक सिरोही है, सिरोही में देवड़ा वंश, देवड़ा राजपूतों का शासन। और इसके अलावा आप देख लेंगे जाट और यादव, तो कौन कौन सी रियासतें रही हैं, जैसे भरतपुर और धौलपुर जो रियासत हैं, स्वतंत्र रियासतें। यहाँ पर जाट वंश का शासन, सिनसिनवार गोत्र के जाट राजाओं का शासन रहा है भरतपुर और धौलपुर रियासतों में। इसके अलावा करौली और जैसलमेर, ये दो ऐसी रियासतें हैं, यहाँ पर यादव वंश का शासन रहा है, यादव वंश का शासन। ठीक है, करौली में पाल राजा रहे हैं और जैसलमेर में सिंह, यानी ये जो अपने आप को चंद्रवंशी मानते थे। तो करौली जैसलमेर दो यादव वंश का शासन रहा इन रियासतों में। इसके अलावा एक है टोंक रियासत, तो यहाँ पर एकमात्र राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत। और इसके अलावा एक और ध्यान रख लेंगे, जो सबसे छोटी रियासत है शाहपुरा राजपूताने की सबसे छोटी रियासत, चाहे वो क्षेत्रफल हो चाहे वो जनसंख्या हो, सबसे छोटी रियासत। तो ये आपकी 19 रियासतें थी दोस्तों, जो आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, कैसे थी देखो, 1 2 3 और 4 रियासतें। तो मेवाड़ के अंतर्गत आप जान सकते हैं, जहाँ गोहिल वंश का शासन था, और उसके पश्चात डूंगरपुर, बांसवाड़ा, और ये समय समय पर क्या हो गए, स्वतंत्र, और इन्होंने अपनी स्वतंत्र रियासत स्थापित कर ली। उसके पश्चात मारवाड़ में आप देख लेंगे जोधपुर, बीकानेर और किशनगढ़, तो ये 3 ये हो गई, तो 4 और 3 7। और उसके पश्चात हाड़ौती में 3 और देख लेंगे, तो ये 3 हो जाएंगी। उसके बाद में 7 और 3 कितनी हो गई, 10 रियासतें। उसके पश्चात आमेर केवल एक ही है, तो ये 11वें नंबर पर देख लेंगे आप। उसके बाद में अलवर हो जाएगी 12वीं, सिरोही हो जाएगी 13वीं। उसके बाद में भरतपुर और धौलपुर, यानी ये 14वीं, ये 15वीं। और उसके बाद में ये 16वीं, ये 17वीं, ये 18वीं और ये 19वीं। ठीक है, ये इस प्रकार से राजस्थान में कुल कितनी रियासतें थी दोस्तों, 19 रियासतें हुआ करती थी स्वतंत्रता के समय। 3 ठिकाने मैंने आपको बता दिए हैं, और एक जो चीफ कमिश्नरी प्रांत था अजमेर मेरवाड़ा। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी होंगी। उसके बाद में आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक देखना है वो ये है राजपूतों की उत्पत्ति के प्रमुख सिद्धांत। कौन कौन से ऐसे मत हैं, कौन कौन से ऐसे सिद्धांत हैं जो राजपूतों की उत्पत्ति के संदर्भ में विभिन्न प्रकार की जो जानकारियां हैं हमारे सामने रखते हैं। तो राजपूतों की उत्पत्ति के प्रमुख सिद्धांत, उसके अंतर्गत हम सबसे पहले देखेंगे नंबर 1 पर अग्निकुल सिद्धांत। अग्निकुल कह सकते हैं, अग्निकुंड कह सकते हैं, एक ही बात है। अग्निकुल सिद्धांत किसने दिया था? अग्निकुल सिद्धांत ये दिया किसने? चंद्रबरदाई ने। पृथ्वीराज चौहान के तृतीय के अभिन्न मित्र हुआ करते थे, उनके दरबारी भी थे चंद्रबरदाई, और इनकी जो रचना है क्या नाम है? पृथ्वीराज रासो। इस रचना में इन्होंने अग्निकुंड सिद्धांत के बारे में अपना मत प्रस्तुत किया है कि राजपूतों की उत्पत्ति कहाँ से हुई? अग्निकुंड से हुई। इनका ये मानना था, पृथ्वीराज रासो में चंद्रबरदाई बताते हैं कि आबू पर्वत पर, इस सिद्धांत के अंतर्गत ये अपना मत देते हैं कि आबू पर्वत पर वशिष्ठ ऋषि, कौन से ऋषि? वशिष्ठ
ऋषि क्या करते थे? तपस्या करते थे। क्या करते थे? तपस्या करते थे और तपस्या में बार बार बाधा उत्पन्न कर देते थे, राक्षस असुर वगैरह अपवित्र कर देते थे। तो इन्होंने तपस्या के माध्यम से जो योद्धा पैदा किए वो थे प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। ठीक है, इस प्रकार की बातें बताते हैं अग्निकुंड सिद्धांत में पृथ्वीराज रासो। ठीक है, तो इस सिद्धांत का फिर समर्थन कौन कौन करते हैं? कौन कौन से ऐसे विद्वान हैं जो अग्निकुल सिद्धांत का क्या करते हैं? समर्थन करते हैं। यानी चंद्रवर्ती तो मानते हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति कहाँ से हुई? अग्निकुंड से हुई। ठीक है, इस बात का समर्थन करने वाले जो विद्वान हैं उसमें राजस्थान के एक इतिहासकार रहे हैं मोहनोत नैणसी। नैणसी के अलावा एक हैं सूर्यमल मिश्रण, और इसके अलावा एक हैं जोधराज। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। मोहनोत नैणसी ने मारवाड़ परगनारी विगत जो इनकी रचना है इसमें इस बात का जिक्र किया है कि राजपूतों की जो उत्पत्ति है वो अग्निकुंड से हुई है। सूर्यमल मिश्र ने समर्थन में बताया है अपनी पुस्तक वंश भास्कर में। किसमें? वंश भास्कर में जानकारी दी है। और इसने हमीर रासो में इस बात की जानकारी उपलब्ध करवाई है। किसने? जोधराज ने। तो अग्निकुल सिद्धांत के प्रमुख रूप से जो समर्थन करते हैं ये तीन विद्वान हैं। मुख्य रूप से देने वाले कौन हैं? चंद्रवर्ती। किस रचना में? पृथ्वीराज रासो में। तो पहला हो गया आपका अग्निकुल सिद्धांत। उसके बाद में दूसरा आता है विदेशी। दूसरा है विदेशी मत। राजपूतों की उत्पत्ति का विदेशी मत किन किन ने दिया है? किन किन विद्वानों ने दिया है? तो विदेशी मत के अंतर्गत सबसे पहले आते हैं कर्नल जेम्स टोड। कौन आते हैं? कर्नल जेम्स टोड, जो राजस्थान के इतिहास के पितामह हैं। कर्नल जेम्स टोड मानते हैं कि राजपूतों की जो उत्पत्ति है वह शक व सीथियन जातियों से हुई है। कर्नल जेम्स टोड ने कहने का मतलब राजपूतों को विदेशी माना है और कहा है कि इनकी उत्पत्ति शक और सीथियन जातियों से हुई है। इसके अलावा इतिहासकार वी.ए. स्मिथ इन्होंने राजपूतों को हूण जाति से उत्पत्ति मानते हैं। कौन? इतिहासकार वी.ए. स्मिथ। और अलेक्जेंडर कनिंघम कह सकते हैं, अलेक्जेंडर कनिंघम, ये मानते हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति यूची कुषाण से, ठीक है, यूची कुषाण से राजपूतों की क्या हुई है? उत्पत्ति हुई है। एक हैं केनेडी, इतिहासकार केनेडी, वो मानते हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति ईरानियों से हुई है। कहाँ से हुई है? ईरानियों से। और इसके अलावा इतिहासकार हैं विलियम कुर्क, ये मानते हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति शक, हूण और कुषाण जातियों से हुई है। शक, हूण और कुषाण जातियों से हुई है किसकी उत्पत्ति? राजपूतों की उत्पत्ति। और इसके अलावा जो राजपूतानी के इतिहासकार हैं डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद, इन्होंने इनको क्या माना है? विदेशी माना। ठीक है, और एक इतिहासकार और देख लीजिए आप, डॉक्टर स्मिथ, ये कहते हैं प्राचीन आदिम जातियों, और इसके अंतर्गत इन्होंने जातियां भी बताई हैं। कौन कौन सी?
गोंड, खखार और भर के वंशज। ये लीजिए, ये विदेशी मत हैं, यानी ये राजपूतों को क्या मानते हैं, विदेशी मानते हैं। ध्यान रखेंगे, विदेशी मत के अनुसार राजपूतों को विदेशी मानने वाले विद्वान कौन कौन हैं। तो नंबर 1 पर कर्नल जेम्स टोड शक व सीथियन जातियों से राजपूतों की उत्पत्ति मानते हैं। इतिहासकार V.A. स्मिथ हूण जाति से राजपूताने के जो राजपूत हैं उनकी उत्पत्ति मानते हैं। अलेक्जेंडर कनिंघम मानते हैं यूची कुषाण से राजपूतों की उत्पत्ति हुई है। कैनेडी ईरानियों से उत्पत्ति मानते हैं। विलियम क्रुक शक और हूण और कुषाण जातियों से राजपूतों की उत्पत्ति मानते हैं। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद विदेशी, पूरी तरह से विदेशी मानते हैं राजपूतों को। और डॉक्टर स्मिथ कहते हैं कि प्राचीन आदिम जो जातियां थी, गोंड, खकार और भर, उनके ये क्या हैं, वंशज हैं। कौन, राजपूत। तो ये हो गया आपका कौन सा, विदेशी मत। उसके बाद में नंबर 3 पर आता है ब्राह्मण, ब्राह्मण मत। राजपूतों को ब्राह्मण मानने वाले विद्वान कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे D.R. भंडारकर। कौन है, D.R. भंडारकर। D.R. भंडारकर। इतिहासकार D.R. भंडारकर ने इनको क्या माना है, विदेशी ब्राह्मण माना है। ये क्या थे, विदेशी ब्राह्मण। ठीक है। जबकि जो डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा है, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, वो इन्हें नागर जाति के ब्राह्मण, नागर जाति के ब्राह्मण से उत्पत्ति मानते हैं। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा नागर जाति के ब्राह्मण से उत्पत्ति मानते हैं, राजपूताने के राजपूतों की। और D.R. भंडारकर साहब विदेशी ब्राह्मण से उत्पत्ति मानते हैं, राजपूतों की। इसके अलावा ध्यान रखेंगे मंडोर और जोधपुर, मंडोर और जोधपुर के अभिलेखों में इन्हें राजपूतों को क्या माना गया है, ब्राह्मण माना गया है। इसके अलावा आपको पता है बिजोलिया शिलालेख, बिजोलिया शिलालेख, बिजोलिया जो शिलालेख है इसमें राजपूतों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण क्या माना गया है, वत्स गोत्रीय ब्राह्मण माना गया है। ठीक है, वत्स गोत्रीय ब्राह्मण माना गया है बिजोलिया शिलालेख में। और इसके अलावा महाराणा कुंभा की एक रचना थी रसिक प्रिया, कुंभा की रसिक प्रिया, उसमें भी इन्हें क्या माना गया है, ब्राह्मण माना गया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। प्रमुख बातें यही थी, इसके अलावा और कुछ नहीं है। D.R. भंडारकर विदेशी ब्राह्मणों से उत्पत्ति मानते हैं राजपूतों की। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा नागर जाति के ब्राह्मणों से उत्पत्ति मानते हैं। मंडोर और जोधपुर के अभिलेख में इनको ब्राह्मण माना गया है। और बिजोलिया शिलालेख में राजपूतों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। कुंभा की रसिक प्रिया में भी ब्राह्मण मत की पुष्टि की गई है। और इसके अलावा अगला जो नंबर 4 पर आएगा वो सूर्यवंशी और चंद्रवंशी, सूर्यवंशी या कह सकते हैं चंद्रवंशी, सूर्यवंशी चंद्रवंशी मत। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से इतिहासकार हैं जो इस मत को मान्यता प्रदान करते हैं। तो सूर्यवंशी और चंद्रवंशी मत के अंतर्गत एक तो इतिहासकार हैं जगदीश गहलोत, श्री जगदीश गहलोत। ये इनकी रचना है राजपूताने का इतिहास, राजपूताने का इतिहास। इसमें सूर्यवंशी और चंद्रवंशी माना गया है। ठीक है, इसके अलावा आपको पता है डॉक्टर दशरथ शर्मा, डॉक्टर दशरथ शर्मा, इनकी रचना है राज थ्रू द एजेज। इनमें भी, इसमें भी सूर्यवंशी और चंद्रवंशी के बारे में बातें बताई गई कि राजपूत
कौन से रियासत के राजा सूर्यवंशी थे, कौन सी रियासत के राजा चंद्रवंशी थे। ठीक है, जैसे आमेर के राजा अपने आप को सूर्यवंशी मानते हैं। ठीक है, इसी प्रकार मेवाड़ के राजा भी अपने आप को क्या मानते हैं, सूर्यवंशी मानते हैं। जैसलमेर वाले थे वो अपने आप को चंद्रवंशी मानते हैं। इस प्रकार से अलग अलग बातें बताई गई हैं। जगदीश गहलोत, दशरथ शर्मा सूर्यवंशी चंद्रवंशी मत को प्रमुखता देते हैं। इसके अलावा अग्नि पुराण में, इसके अलावा हमीर महाकाव्य में, और इसके अलावा जो विभिन्न वंशावली अलग अलग रियासतों की अलग अलग जो वंशावली थी उसमें इनको सूर्यवंशी और चंद्रवंशी माना गया है। और इसके अलावा जो कौन सा अभिलेख है, हर्षनाथ अभिलेख, ये सिक्कर से प्राप्त हुआ है, हर्ष की पहाड़ियों से। इसमें भी इस बात की पुष्टि होती है, इन्होंने चौहानों को क्या माना है, हर्षनाथ अभिलेख ने सूर्यवंशी माना है। तो ये बातें आपको ध्यान में रहनी चाहिए, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी मत से संबंधित है। इसके अलावा जो मोस्ट और बातें हैं वो अगर हम देखें तो डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा, और इनके साथ में एक इतिहासकार और हैं सीवी वेद। ये राजपूतों को वैदिक आर्य क्या मानते हैं, वैदिक आर्य या कह सकते हैं क्षत्रिय मानते हैं। इतिहासकार डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा और इतिहासकार सीवी वेद राजपूतों को क्या मानते हैं, वैदिक आर्य या क्षत्रिय मानते हैं। ठीक है, सीवी वेद तो कहते भी हैं कि जो राजपूत हैं ये विशुद्ध रूप से भारतीय हैं। राजपूतों को क्या माना, विशुद्ध रूप से भारतीय माना। यह आपको ध्यान में रखना है। और इसके अलावा एक तथ्य और है, मिश्रित जातियों से राजपूतों की उत्पत्ति, इस सिद्धांत के अंतर्गत जो प्रमुख रूप से अपने विचार प्रकट करते हैं वो डीपी चट्टोपाध्याय जो इतिहासकार हैं वो कहते हैं कि मिश्रित जातियों से राजपूतों की क्या हुई है, उत्पत्ति हुई है। और इस बात का फिर समर्थन भी करते हैं डॉक्टर दशरथ शर्मा इस बात का समर्थन करते हैं। पहले वो यहाँ भी बातें बताते हैं सूर्यवंशी और चंद्रवंशी में, और यहाँ भी मिश्रित जातियों से राजपूतों की उत्पत्ति में भी अपना समर्थन जाहिर करते हैं। जो कौन मानते हैं, डीपी चट्टोपाध्याय। तो ये बातें थी दोस्तों राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित। मेरे ख्याल से आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सब कुछ क्लियर कर दिया है आपके सामने कि कौन कौन से विद्वान हैं जो किस प्रकार से राजपूतों की उत्पत्ति के संदर्भ में अपने मत या विचार प्रकट करते हैं। आज की क्लास में हम अपने दृष्टिकोण को यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट जो क्लास आएगी उसमें हम मेवाड़ राज्य के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। एक लंबा और विस्तृत जो अध्याय है मेवाड़ राज्य का, उसके बारे में हम अपनी अगली क्लास में इन बातों की तरफ अपना ध्यान आकृष्ट करेंगे।